टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इस टॉपिक के अंदर शुरुआत में ये दिया गया है, आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लग गया। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। उस समय राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि उन्हें अगर राज्य की सत्ता बढ़ानी है, अपने राज्य को फैलाना है और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कंजर्वेटिव जो है वो नेशनल सेंटिमेंट्स, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को इसमें शामिल करते थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्रोसेस बाय द जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट्स। इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ और राष्ट्रराज्य बने। उस चीज़ में हम इस बात को देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को राष्ट्रीय भावनाओं के साथ इसमें शामिल किया गया। एज यू सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन्स हु in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into nation state governed by elected parliament। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रवाद की भावना जो है वो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो मिडिल क्लास पीपल जो होते थे जर्मन, उसमें बहुत ज़्यादा जो है फैली हुई थी। और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद, इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो बनाई गई थी, जिसके द्वारा राष्ट्र राज्य मतलब नेशनल बिल्डिंग की या नेशनल स्टेट की बनाने की बात की गई थी। मतलब कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास जर्मन थे वो इन सभी जितने भी बहुत सारे राज्य थे उनको जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट, लोगों ने इलेक्शन करके जो पार्लियामेंट बनाई है उससे वो पूरा स्टेट, उससे वो पूरा देश चले, इस तरह का वो जर्मनी बनाना चाहते थे। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशा। ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, जो भी क्रांतिकारी थे, उदारवाद को मानने वाले जो लोग थे, देश को एक बनाने के लिए जो काम कर रहे थे, उनको जो है वहाँ के राजाशाही और वहाँ की मिलिट्री ने ये जो उनका सपना था उसको कुचल दिया, उसको दबा दिया और एक राष्ट्र बनाने के लिए जो भी गतिविधियाँ हो रही थी उन सब को जो है रोक दिया गया। और इसमें जो सपोर्ट मिला इन सब चीज़ों में वो प्रशा के जो है लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे जिसको जंकर्स कहते थे, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव्स को मिला। फ्रॉम देन ऑन प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद जो है प्रशा ने ही राष्ट्रीय एकीकरण का जो आंदोलन था उसने उसकी अगुवाई की, उसका लीडर बन गया। जो नेशनल यूनिफिकेशन करना था उसका प्रशा जो है वो एक लीडर बन के आया। इट्स चीफ मिनिस्टर Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। और
जो इसका चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर जिसका नाम ओटो वन बिस्मार्क था, वो एक आर्किटेक्ट बन के आया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, और उसने पर्शियन आर्मी और वहाँ के नौकरशाह, वहाँ के जो भी ऑफिशियल होते हैं, उनकी मदद से जो है ये कार्य किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. जो प्रशा की जो है वो 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई। एक तो ऑस्ट्रिया के साथ हुई, डेनमार्क के साथ हुई और फ्रांस के साथ हुई। ये तीनों लड़ाइयों जो है वो प्रशा ने जीत ली, और जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट की गई। इन जनवरी 1871 the Russian in January 1871 the Persian king William I proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। तो यहां पर 1871 में जो घटना घटी है, जिसके अंदर पर्शियन किंग जो है, जिसका नाम विलियम वन है, उसको है जर्मन सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया। और ये जो है घटना जनवरी 1871 में घटी। मतलब कि पर्शियन किंग था जिसका नाम विलियम वन है, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly comprising the princes of the German state, जो 18 जनवरी 1871 में बहुत अधिक जब ठंडी पड़ रही थी, उस समय एक सभा मिली, और उस सभा में बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के जो भी राजकुमार होते थे, जो भी वहाँ पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते थे, उसके प्रतिनिधि होते थे, जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आर्मी, एंड इम्पॉर्टेंट पर्शियन जो है मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन प्लेस ऑफ वर्साई टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम वन ऑफ प्रशा। ये वही घटना की बात चल रही है कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई, उसके बाद सभी लोग मिलते हैं प्लेस ऑफ वर्सेल्स में, सब लोग मिलते हैं। वहाँ एक बड़ा हॉल है जिसे हॉल ऑफ मिरर कहा गया। वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और विलियम वन जो है, प्रशा के किंग है, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट्स पावर। जो जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति को, प्रभुत्व को दर्शाता है। तो जर्मनी का जो राष्ट्र निर्माण हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है, कि मतलब प्रशा कितना शक्तिशाली था। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। और ये जो नया स्टेट था, जो जर्मनी का नया स्टेट बना है, उसने ज़्यादा महत्व किसको दिया है? उन्होंने महत्व दिया है मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो वहाँ की मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसको मॉडर्नाइज करने की बात की इस नए राज्य ने। बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाने की बात की। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, जो उस समय कानूनी और न्यायिक जो व्यवस्था थी जर्मनी में, उसके सुधार की बात की। सो पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो प्रशा की जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी कदम उठाए जाते थे प्रशा में, जो भी कार्रवाई की जाती थी प्रशा के अंदर, वो सारी जो है कार्रवाई वो पूरे जर्मनी के लिए जो एक रोल मॉडल बन गई। मतलब जिस तरह का कार्य जो प्रशा में होता था, उस तरह का कार्य जर्मनी में भी हो, इस तरह की जो है भावनाएं उठने लगी कि इस तरह से हम अगर करेंगे तो हमारे देश जर्मनी का विकास होगा। जिस तरह के प्रशा के अंदर जिस तरह के नए नए सुधार हुए हैं, उस तरह के सुधार अगर जर्मनी में भी आएंगे तो जर्मनी का भी विकास होगा। उसी दौरान बात आती है, ये जर्मनी की जो बात आई
कि जर्मनी जो है उसका किस तरह से एकीकरण हुआ। अब हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ। ठीक है, वो पहली कहानी पूरी जर्मनी थी कि जर्मनी के अंदर किस तरह से जो है वो ओटोमन बिस्मार्क और प्रशा इन्होंने मिलकर जो है किस तरह से जर्मनी को एकीकृत किया। अब हम इटली की बात करते हैं। इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली में जो है राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पर भी जो है बहुत सारे रजवाड़े रहे हैं, बहुत सारी राजाशाही रही है। इटली की तरह ही जर्मनी की तरह ही इटली में भी इसी तरह का इतिहास रहा है। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। जो इटली जो है ये भी जो है बिखरा हुआ था। यहाँ पर भी बहुत सारे वंशानुगत राज्य थे, जो वंश परंपरागत चलते आने वाले रजवाड़े थे, और एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो यहाँ पर फैला हुआ था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी जो है उसके मध्यकाल तक, मतलब 1850 के आसपास की बात हम कहें, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली जो है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, ऑफ विच ओनली वन सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। मतलब ये 7 जो राज्य थे, इटली जो 7 राज्यों में बटा हुआ था, इन 7 राज्यों में सिर्फ एक राज्य में सार्डिनिया पिडमाउंट जो है वहीं पर एक ऐसा राज्य था जहां पर इटली के जो है राजा है उनका शासन चलता था। सिर्फ एक ही जो है राज्य था जहां पर इटली के राजघराने का शासन चलता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग and the center was ruled by the Pope and the south region were under the domination of Bourbon King of Spain। मतलब आप देख सकते हो कि इटली जो है इसके 7 राज्यों में, इसमें अगर आप देखें कि नॉर्थ में जो है, नॉर्थ इटली है, उसमें ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है, उनका शासन था। सेंटर मिडल में हम कहें इटली के पोप का शासन था, और साउथ में हम कहें स्पेन के जो किंग थे, बॉर्बन किंग्स, उनका शासन था। तो इटली पर जो है अलग अलग तरह के जो है साम्राज्य फैले गए थे और अलग अलग तरह के राजाशाही वो देखने को मिलती है। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और उस समय जो है इटालियन जो लैंग्वेज थी वो कॉमन फॉर्म में नहीं थी, वो स्थानीय भाषा के रूप में नहीं थी और ज़्यादा इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता था। ड्यूरिंग 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic। और 1930 के दशक में जुसेप मैज़िनी जो है उसने इटली के एकीकरण गणराज्य के लिए एक बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही सिस्टमेटिक कार्यक्रम जो है वो बनाया और इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया था। 1830s की बात चल रही है। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक सीक्रेट जो है एसोसिएशन भी, सोसाइटी भी बनाई थी। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड एन सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। तो अपने हेतुओं को पूरा करने के लिए गिउसेप मैज़िनी ने जो है यंग इटली नामक एक संस्था भी बनाई थी कि वो चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपस्प्रिंग both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। मतलब ये जो भी क्रांतियां हो रही थी उसकी असफलता के कारण, ये असफलता जो 1831 और 1848, इसमें जो भी असफलताएं मिली इन क्रांतिकारियों को, इसकी वजह से क्या हुआ कि सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल II, उन पर पूरा जो है भार आ गया कि भाई अब इटली का यूनिफिकेशन करना है तो आपको काम करना होगा। आपको जितने दूसरे राज्य हैं
उनके साथ लड़ाई करके और कैसे भी करके आपको इटली के यूनिफिकेशन के लिए, एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी अब जो है सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा की हो गई। इन द आई ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और जितने भी यहाँ पर जो शासक थे उनको ये लगा कि भाई अगर इटली का एकीकरण हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा। और मतलब कि पॉलिटिकल डोमिनेंस मतलब कि उनका प्रभुत्व बढ़ेगा, उनके राज्य बढ़ेगा और आर्थिक विकास जो है वो भी बढ़ेगा। तो जितने भी यहाँ पर राज्य करने वाले थे उनको ये लगा कि भाई ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है, इटली का यूनिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्दर हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर कैवुर, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कैवुर की बात बताई जा रही है, ठीक है। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वॉज निदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर काउर था, हु लेड द मूवमेंट, उसने मूवमेंट चलाया टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली वॉज नेदर रिवोल्यूशनरी, वो तो ना तो वो क्रांतिकारी था ना तो वो जनतंत्र में मानने वाला था। लाइक मैनी other wealthy and educated member of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। मतलब जिस तरह के वहाँ रहने वाले जो भी संपत्ति वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे और जो शिक्षित लोग थे, जो कहा जाता है कि इटालियन अभिजात, मतलब कि इटली अभिजात मतलब बहुत ही समृद्ध वर्ग के लोग थे, वो जिस तरह से फ्रेंच बोलते थे, है ना, तो वो भी फ्रेंच बोलता था। वो इटालियन होने के बाद भी जो है वो फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से बोलता था, क्योंकि फ्रेंच भाषा का प्रभुत्व ज़्यादा था, इटली भाषा को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवुर, सार्डियन पिडमाउंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। अब आप देखो कि इसमें क्या किया। कैवुर का जो मेन जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसका मेन रोल क्या रहा, उसने फ्रांस के साथ जो अलायंस कर ली, संधि कर ली, है ना, बहुत चतुरता से उसने संधि कर ली। और सार्डिनिया पिडमाउंट जो था, है ना, जो सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था जहाँ पर इटली के राजघराने का शासन चलता था, उसने जो है 1859 में ऑस्ट्रियन जो फोर्स थी, जो नॉर्थ इटली में जिनका शासन था हैब्सबर्ग का, तो वो ऑस्ट्रियन फोर्स को जो है 1859 में फ्रांस की मदद से हरा दिया। तो ये बड़ा एक चेंज कहते हैं कि भाई उन्होंने नॉर्थ में अपनी जो है सत्ता साबित कर दी, वहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर दी इटालियंस ने। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। मतलब कि रेगुलर ट्रूप तो होते थे भाई, सेना तो होती थी, लेकिन सेना के साथ साथ वहाँ पर कई लोग जो वॉलंटियर, जो हथियार लेकर आ गए, वॉलंटियर जो हथियारी जो वॉलंटियर होते हैं, वो भी यह गिउसेप गैरिबाल्डी के लीडरशिप के अंदर इस लड़ाई में जुड़ गए और इसकी वजह से ये लड़ाई जीत गए। उसके अगले ही साल की बात है, इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम्स ऑफ 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। तो अब देखो, हमने कहा था कि भाई वहाँ बारबोन के जो किंग है उनका राज्य था साउथ में, नॉर्थ में तो ऑस्ट्रियन का राज्य था, वो तो उन्होंने जीत लिया। अब उन्होंने क्या किया, साउथ की तरफ मूव किया। साउथ में किसका राज्य था, साउथ में जो स्पेनिश के लोग थे, है ना, उनके बारबोन किंग का राज्य था। तो साउथ में वो लोग चले गए और वहाँ के दो सिसिलीज जो हैं, किंगडम जो है वो, और साउथ का जो स्टेट है पूरा, उस पर भी जो है वो सार्डिया पिडमाउंट जो है उसकी विजय हासिल हो गई, वो जीत गए। और वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोकल किसान होते हैं, लोकल पीजेंट्स हैं, उनकी मदद ली और वहाँ पर भी उन्होंने विजय हासिल कर ली। मतलब नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह जो है सार्डिनिया पिडमाउंट जो है वो लड़ाइयों में जीत गया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल जो वहाँ के राजा थे, कहाँ के, सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और वो बाद में क्या हुआ कि ये जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ और एक
एकीकरण हुआ इटली का, उसके वो राजा घोषित कर दिए गए 1861 में। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमॉन्ग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग जो अशिक्षित लोग ज़्यादा थे उस समय, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये अशिक्षित जो लोग थे उनको ये लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो उदारवादी राष्ट्रवादी की जो विचारधारा थी, उनके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। इस तरह के जो भी काम हो रहे थे राष्ट्र में, इससे वो अनभिज्ञ थे, उनको ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है राष्ट्रवाद के लिए। द पीजेंट्स मासेस who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard the Italia। उसने कभी ये वर्ड इटालिया वर्ड भी नहीं सुना था कभी भी। जो गैरिबाल्डी के साथ जो किसान जो लड़े थे आज़ादी के लिए, उनको इटालिया शब्द की जानकारी नहीं थी। जबकि क्या था कि एंड बिलीव दैट ला चालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। उनको लगता था भी ला इटालिया जो है वो यहाँ के राजा जो हैं विक्टर इमैनुअल उनकी वाइफ है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी जो है वो इटली के यूनिफिकेशन की है। अब हम देखते हैं उसके बाद तीसरी बात जो आती है, तीसरा जो राष्ट्र की बात आती है वो बात आती है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या हुआ और किस तरह से वहाँ पर चेंज आए हैं और किस तरह से यूनाइटेड किंगडम बना है, उसकी बात यहाँ पर हम देखते हैं। और ये जो टॉपिक है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम कैसे बना उसकी पूरी कहानी यहाँ दी हुई है। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कि ये राष्ट्र राज्य जो बना है उसका आदर्श अगर बताया जाए कि ये राष्ट्र राज्य जो बने हैं उसका आदर्श जो बताया जाए कौन रहा, तो वो रहा ग्रेट ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन। जो ये ग्रेट ब्रिटेन बना है, राष्ट्र राज्य जो बना है, वो कोई तुरंत घटी हुई घटना नहीं है, तुरंत जो है क्रांति की और राष्ट्र राज्य बन गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी बहुत लंबी लड़ाई चली है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है जिसके बाद जो है राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ ब्रिटेन का। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। मतलब 18वीं शताब्दी से पहले तो कोई भी ग्रेट ब्रिटेन नाम राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी। The primary identities of the people who inhabited the British Island were ethnic ones। मतलब कि यहाँ पर जो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ इथनिक ग्रुप है ना। इथनिक ग्रुप का मतलब होता है जो एक तरह के कस्टम जो हैं उनको मानने वाले लोग। तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो लगभग एक तरह की उनकी रहन सहन था, एक तरह की संस्कृति थी। इस एरिया में रहने वाले लोग इनकी तो इस एरिया में रहने वाले लोग कौन थे, सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। तो ये पूरा क्षेत्र इन लोगों से बना हुआ था। ऑल ऑफ दिस इथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो इनके खुद के अपने कल्चर और ट्रेडिशन होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में समानता थी। बट एज द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over other nations of the island। लेकिन जैसे जैसे ये इंग्लिश नेशन जो है, जो अंग्रेजी जो है राष्ट्र जो है, ये जैसे जैसे इनके पास संपत्ति बढ़ती गई, इनका महत्व बढ़ता गया, इनकी पावर बढ़ती गई, इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। मतलब आप देखो कि इसमें जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने क्या किया, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज आया कि यहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसने जो है इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने सीज कर दिया वहाँ की पावर को, मोनार्की जो राजाशाही होती है उसके पावर को जो सीज कर दिया 1688 में। और यहाँ पर एक नेशन स्टेट जो है ना, वो इंग्लैंड की स्थापना की गई। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, है ना, एक संधि हुई स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कि ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो संधि हुई 1707 में,
उसके बाद से ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बना। दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उसके बाद जो है इंग्लैंड जो है उसने अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना प्रभुत्व है वो स्कॉटलैंड पर लगाना या उस पर दबाना या उस पर उसको प्रभाव करना शुरू कर दिया, उसको इफेक्ट करना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड को भी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ 1688 में, उनके राजतंत्र को हटाकर और इंग्लिश पार्लियामेंट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, वो जो इसके अंदर रहने वाले ज़्यादातर जो इंग्लिश पार्लियामेंट में जो मेंबर थे वो ज़्यादातर अंग्रेज लोग थे, इंग्लिश मेंबर थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। मतलब यहाँ पर जो जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ती गई वैसे वैसे स्कॉटलैंड के जो लोग थे, उनके जो कल्चर थे, उनकी जो राजनीति थी, उन सबको वो दबाना शुरू कर दिया। मतलब स्कॉटलैंड जो है उसको दबाना शुरू कर दिया, जो भी इंग्लिश पीपल थे उन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया। द स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, है ना। उसी को पहले एक बात आती है, द कैथोलिक क्लैन दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। और उस समय जो कैथोलिक, ठीक है, प्रथा को मानने वाले जो हैं स्कॉटिश हाईलैंड जो लोग हैं, उन्होंने जब भी आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाई तो इंग्लिश पीपल ने उनको दबा दिया। द स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। और स्कॉटिश जो हाईलैंडर जो लोग थे उनको उनकी जो भाषा थी गैलिक लैंग्वेज, ये भाषा बोलने से भी उन्होंने मना कर दिया कि आप वो भाषा नहीं बोलोगे अपनी, आपको इंग्लिश बोलनी है। और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक है वो पहनने से भी मना कर दिया स्कॉटिश लोग को। एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी के साथ एक बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड के साथ क्या हुआ? स्कॉटलैंड के साथ, स्कॉटिश पीपल के साथ तो ये हो गया, अब आयरलैंड के लोगों के साथ क्या हो रहा है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ भी सेम चीज़ ही हुई। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये कंट्री दो भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ही जो है दो कम्युनिटी में बटे हुए, दो पार्ट में बटे हुए क्रिश्चियंस हैं। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो ये जो इंग्लिश पीपल थे, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने आयरलैंड के जो भी प्रोटेस्टेंट्स थे उनको काफ़ी इन्होंने हेल्प की है कि भाई आप जो हैं, जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं आयरलैंड के, उनको कहा कि भाई आप जो हैं जहाँ पर भी कैथोलिक कंट्री है, जहाँ पर कैथोलिक लोग हैं, लार्जली कैथोलिक कंट्री है, वहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ाओ और हम आपका साथ देंगे। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और जो भी कैथोलिक रिवोल्ट होते थे, विद्रोह करते, जो कैथोलिक जो ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करते थे, उनको दबा दिया गया। आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, है ना, कि उन्होंने जो रिवोल्ट किया था वॉल्फटोन ने, है ना, इन लोगों ने जो है वहाँ पर रिवोल्ट किया, उस रिवोल्ट को, वो रिवोल्ट जो है 1798 में फेल हो गया। ये रिवोल्ट किसके खिलाफ था? इंग्लैंड के खिलाफ। और किन्होंने किया था? आयरिशमैन ने, ठीक है, वॉल्फटोन और उसका यूनाइटेड आयरिशमैन है एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, उन लोगों ने मिलकर रिवोल्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वो फेल हो गया, उसको दबा दिया जो है इंग्लैंड ने। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और आयरलैंड को जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और एक नया जो है ब्रिटिश राज्य जो है, ब्रिटिश राष्ट्र, ब्रिटिश नेशन जो है वो स्थापित कर दिया गया, जहाँ पर इंग्लिश कल्चर है वही ज़्यादा जो है उसको ही ज़्यादा फैलाया जा रहा था। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। और इस न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स क्या थे, क्या प्रतीक रहे न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स क्या थे, क्या प्रतीक थे? द ब्रिटिश फ्लैग, इसे यूनियन जैक कहा जाता है। द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इनका नेशनल एंथम। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nation survived only as subordinate partners in this union. तो इन सब